ज्ञानदूत 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कुछ बातें। इससे पहले हमने यूवी 1 में जिन टॉपिक्स का जिक्र किया था उसको एक बार मैं दोहरा दूं। हमने देखा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं, उसके क्या फायदे हैं। हमने देखा था कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं। हमने बियर लैम्बर्ट लॉ के बारे में पढ़ा था, उसके लिमिटेशंस के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में और यूजेस के बारे में देखा था। हमने मोलर एब्जॉर्प्टिविटी के बारे में भी पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो आपके स्क्रीन पे हैं। आप जब नोट्स बना रहे होंगे तो वीडियो को पॉज़ करते हुए नोट्स बनाइएगा और ये याद रखिएगा कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का हिस्सा है और ये आपकी यूनिवर्सिटी में किस ईयर में पढ़ा जाता है, ये अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस डाउनलोड करके उसमें आप पता कर सकते हैं। आमतौर पर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बीएससी पार्ट 2 में पढ़ाई जाती है। जो टॉपिक्स आज हम टच करेंगे वो है प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे। आइए पहला टॉपिक हम आज का देखते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा। यूवी स्पेक्ट्रा को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं ग्राफ के द्वारा। वेवलेंथ जो है वो एक्स एक्सिस में रखते हैं और एब्जॉर्बेंस को हम वाई एक्सिस में रखते हैं। एब्जॉर्बेंस को एप्सिलॉन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और अगर एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो ज्यादा है तो ऐसे में लॉग ई या लॉग एप्सिलॉन को यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से पीक आती है यूवी स्पेक्ट्रम में और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उस वो जो वैल्यू है वो ई मैक्स कहलाती है और उससे अगर हम सीधी लाइन नीचे लाएं तो लैम्डा पर जो वैल्यू आती है उसको लैम्डा मैक्स कहा जाता है। आमतौर पर यूवी स्पेक्ट्रा जो है एक बैंड के रूप में आती है और इस तरह के कई पीक्स एक यौगिक दे सकता है, एक से अधिक पीक प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन जो लैम्डा मैक्स होता है वो केवल एक ही होता है जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है और वो यौगिकों का कंपाउंड का अभिलाक्षणिक गुण या कैरेक्टरिस्टिक पीक होता है जिससे उसकी पहचान होती है। यूवी स्पेक्ट्रा में या आमतौर पे जो पीक आती है वो ब्रॉड आती है या चौड़ी आती है, चौड़ा संकेत होता है और उसका जो सबसे मैक्सिमम हाइट जो होता है, मैक्सिमम हाइट वाले पीक को लैम्डा मैक्स कहा जाता है और उसकी वैल्यू को साथ के एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू को कहा जाता है ई मैक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये एक एग्जांपल यहाँ पर बेंजोइक एसिड का है। देखिए ये कंपाउंड 1, 2 और 3 पीक्स यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन लैम्डा मैक्स तो यही माना जाएगा क्योंकि इसकी पीक की ऊंचाई सबसे ज्यादा है। इससे जो ताल्लुक रखती है ई मैक्स वो यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि क्योंकि यहाँ पर जो एब्जॉर्बिविटी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है इसलिए ई न लिखकर यहाँ पर लॉग ई का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पीक हाइट ज्यादा है, सबसे ज्यादा, इसलिए लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है वो 230 नैनोमीटर होगी, न कि 272 या 282। हालांकि यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन ये प्रदर्शित कर रहा है। यूवी बैंड क्यों आता है वो हम देख लेते हैं कि देखिए यूवी स्पेक्ट्रम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है लोअर इलेक्ट्रॉनिक लेवल से अपर इलेक्ट्रॉनिक लेवल में एक्साइट होकर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कर पहुंचते हैं। लेकिन हर इलेक्ट्रॉनिक लेवल जैसा कि आप देख रहे हैं कई वाइब्रेशनल लेवल से बना हुआ होता है और हर वाइब्रेशनल लेवल कई रोटेशनल लेवल से बना हुआ होता है। ठीक उसी तरह से अपर एनर्जी लेवल में भी कई वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं और हर एक वाइब्रेशनल लेवल में कई रोटेशनल लेवल्स होते हैं। तो ये जो ग्राउंड स्टेट वाला मॉलिक्यूल जो है वह भी अपने किसी भी वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्टेट में हो सकता है, जो इतने सारे स्टेट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसी तरह से हायर एनर्जी स्टेट में भी कई रोटेशनल स्टेट्स और वाइब्रेशनल स्टेट्स होते हैं। तो यहाँ से लोअर एनर्जी लेवल से किसी भी जगह से किसी भी इन स्टेट से ऊपर के किसी भी स्टेट तक कई कॉम्बिनेशंस, कई पॉसिबिलिटीज होती हैं। जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज, जितनी ज्यादा चांसेस हैं उतनी ज्यादा लैम्डा है। तो बहुत सारे लैम्डा मिलकर एब्जॉर्प्शन को दे रहे हैं, इसीलिए जो पीक है उसकी चौड़ाई
ये देखिए यहाँ से एब्जॉर्प्शन शुरू हुआ और यहाँ तक एब्जॉर्प्शन खत्म हो रहा है और इस जगह पे एब्जॉर्प्शन सबसे मैक्सिमम है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी लैम्डा या वेवलेंथ है वो सब मिलकर एक बैंड प्रदर्शित करते हैं। यदि एक ही वेवलेंथ लाइट एब्जॉर्ब करे तो इस प्रकार की लाइन स्पेक्ट्रम आती है जो कि यूवी स्पेक्ट्रम में नहीं होती है। एनालिसिस और आइडेंटिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा। यूवी स्पेक्ट्रा की सहायता से हम यौगिकों की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे इथिलीन का जो लैम्डा मैक्स है वो 175 नैनोमीटर है, ये उसकी पहचान है। और उसका जो ई होगा या एप्सिलॉन या एब्सॉर्प्टिविटी होगी वो है 15,000। तो इस तरह से अगर कोई पीक कोई यौगिक दे रहा है, अज्ञात यौगिक जिसका 175 नैनोमीटर पे लैम्डा मैक्स है और उसका जो एप्सिलॉन है 15,000 के आसपास है, तो आप ये निश्चित हो सकते हैं कि उसके अंदर एथिलीन होगा। तो इसी तरह से बीटाडाइन और 135 हेक्साट्राइन के कुछ लैम्डा मैक्स की वैल्यूज यहाँ पर दिखाई गई हैं और ये लैम्डा मैक्स जो है इन यौगिकों की पहचान है। यानी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम यौगिकों की पहचान कर सकते हैं। किस प्रकार के यौगिकों की? जैसा कि हमने वीडियो नंबर 1 में बताया था, यूवी पार्ट 1 में बताया था, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले यानी असंतृप्त यौगिक होते हैं, जो कॉन्जुगेटेड संयुग्मित द्विबंध या त्रिबंध वाले यौगिक होते हैं, उनकी खास तौर से पहचान यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा की जाती है। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा को के कुछ पॉइंट्स हैं, 5-6 पॉइंट्स हैं, आइए उसको देख लेते हैं। यदि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में या यूवी स्पेक्ट्रम में हमें एक सिंगल एब्जॉर्प्शन मिलता है, एक सिंगल एब्जॉर्प्शन मिलेगा हमको 250 नैनोमीटर से 360 नैनोमीटर में, जिसकी जो इंटेंसिटी या तीव्रता कम है, यानी ईमैक्स की वैल्यू काफी कम है, 10 से लेके 100 तक। और किसी शॉर्टर वेवलेंथ में यानी 200 से लेके 250 नैनोमीटर में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है, उसका मतलब यौगिक जो है वह नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग का ट्रांजिशन प्रदर्शित कर रहा है। और ऐसे में जो अनकॉन्जुगेटेड असंयोगित फंक्शनल ग्रुप्स इसके अंदर प्रेजेंट है, उन वो हो सकते हैं कार्बोनिल, नाइट्रो, एजो, इस तरह से आप देख सकते हैं एस्टर और एसिड, एमाइड इत्यादि उस यौगिक में प्रेजेंट हो सकते हैं। इसी तरह से यदि एक सिंगल एब्जॉर्प्शन है जिसकी लो से मीडियम इंटेंसिटी है और ईमैक्स की जो वैल्यू है वो 100 से लेके 10,000 तक के रीजन में है और लैम्डा जो है वह 220 नैनोमीटर से कम में अगर आता है, तो उसका मतलब है जो ट्रांजिशन है N टू सिग्मा एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन यौगिक प्रदर्शित कर रहा है। और जो फंक्शनल ग्रुप है वो एमीन, अल्कोहल, ईथर, थायोल्स इत्यादि इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यूवी के जो लैम्डा मैक्स यानी पीक की पोजीशन और उसकी हाइट से हम यौगिकों की पहचान कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप की पहचान कर सकते हैं। यदि दो मीडियम इंटेंसिटी के बैंड्स आते हैं जिनकी ईमैक्स की वैल्यू जो है 1000 से लेकर 10,000 तक है और जो लैम्डा मैक्स है 200 नैनोमीटर से ऊपर आ रहा है, ऊपर की रेंज में आ रहा है, उसका मतलब जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक सिस्टम लिए हुए है, उसमें एरोमेटिक सिस्टम है। चौथा पॉइंट आप देखें पहचान करने के लिए कि हाई इंटेंसिटी बैंड अगर यूवी स्पेक्ट्रा दिखाता है तो यानी ईमैक्स की वैल्यू जो है 10,000 से 20,000 के बीच में आती है और लैम्डा मैक्स जो है वो 210 नैनोमीटर से ऊपर है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या डाइन या पॉलीइन उस यौगिक में उपस्थित है। यदि दो एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं, टू एब्जॉर्प्शन बैंड्स ऑफ लो इंटेंसिटी, कम इंटेंसिटी के, जिनकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू 300 नैनोमीटर से ऊपर आती हो, तो अगर 300 नैनोमीटर से ऊपर आ रही है उस लो इंटेंसिटी बैंड के, तो उसका मतलब एन से पाई एस्टेरिस्क ट्रांजिशन दिखा रहा है और जो लैम्डा की वैल्यू यदि 250 नैनोमीटर से कम है दूसरे बैंड की, तो वह पाई से पाई एस्टेरिस्क ट्रांजिशन दिखा रहा है। ये प्रदर्शित करता है अनकॉन्जुगेटेड असंयुग्मित कीटोन, एसिड, एस्टर या एमाइड उस यौगिक में उपस्थित हैं। और जैसे जैसे उनके साथ डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन या संयुग्मन बढ़ते जाता है, वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन जो है लैम्डा मैक्स जो है वो हायर वेवलेंथ पे पहुंचता चला जाता है। संयुग्मन का मतलब है डबल बॉन्ड,
के साथ सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट में, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरह से ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की चेन को संयुग्मित श्रृंखला या कॉन्जुगेटेड बॉन्ड का चेन कहा जाता है। छठा पॉइंट जो है कि यदि एब्जॉर्प्शन जो है विजिबल रेंज में आती है, इसका मतलब हाईली कलर्ड कंपाउंड है और इसमें लॉन्ग चेन कॉन्जुगेटेड सिस्टम इसके अंदर है, लंबी श्रृंखला कॉन्जुगेटेड या संयुग्मित द्विबंध की। ये नॉन एरोमेटिक सिस्टम भी हो सकता है, बेंजोनाइड सिस्टम भी हो सकता है, या पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक क्रोमोफोर भी हो सकता है। आप ये पूछ सकते हैं कि क्रोमोफोर किसे कहते हैं? क्रोमोफोर वह समूह है जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है मॉलिक्यूल के साथ और यूवी विजिबल रेंज में वो अवशोषण प्रदर्शित करता है। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच में ट्रांजिशंस के बारे में कुछ बातें। यूवी सिग्नल जैसा कि हम जानते हैं वो तभी हमें प्राप्त होते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक लेवल से, लोअर इलेक्ट्रॉनिक लेवल से मॉलिक्यूल अपर इलेक्ट्रॉनिक लेवल में पहुंचता है। यानी जो लाइट है वो HOMO से सिस्टम को LUMO में ले जाती है। HOMO यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उच्चतम अधिकृत आणविक कक्षक, से LUMO यानी लोएस्ट अनऑक्यूपाइड या लोएस्ट एम्प्टी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी निम्नतम अनधिकृत, निम्नतम खाली आणविक कक्षक। मोस्ट ऑफ द केस में जो एनर्जी डिफरेंस होती है इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच में, ऊर्जा का जो अंतर होता है वो 125 किलो जूल से पर मोल से लेकर 650 किलो जूल पर मोल के बीच में होता है। हमें ऐसा लग सकता है कि नीचे वाला जो भी लेवल खाली है इलेक्ट्रॉनिक और ऊपर जो भी भरा हुआ इलेक्ट्रॉनिक, नीचे जो भी भरा हुआ इलेक्ट्रॉनिक लेवल है और जो ऊपर खाली इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, उसके बीच में, इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो HOMO और LUMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो नीचे निम्न ऊर्जा का है, और उच्च ऊर्जा में जो खाली ऑर्बिटल है, उनके बीच में ट्रांजिशन के कुछ नियम होते हैं, सिलेक्शन रूल्स होते हैं, जिनको सिलेक्शन रूल कहा जाता है। और उन नियमों का पालन जो ट्रांजिशन करते हैं उसे हम अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं, और जो उसका पालन नहीं करते हैं उनको हम फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि अलाउड ट्रांजिशन ही होते हैं और फॉरबिडन ट्रांजिशन नहीं होते, कुछ खास केसेस में फॉरबिडन ट्रांजिशंस भी होते हैं। और पहचान क्या है इन ट्रांजिशंस की? जो अलाउड ट्रांजिशन है उनका जो हाइट होगा, पीक हाइट होगा, वो ज्यादा होगा, तीव्रता ज्यादा होगी, या एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन उसका, एब्जॉर्प्टिविटी उसकी ज्यादा होगी। और जो फॉरबिडन ट्रांजिशन है वो वीक ट्रांजिशन होगी, उसकी पीक हाइट कम होगी। आइए देख लेते हैं सिलेक्शन रूल को। पहला रूल जो हमारी स्क्रीन पे है वो है स्पिन सिलेक्शन रूल, जिसे हम डेल्टा S इज इक्वल टू 0 के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा S इज इक्वल टू 0 का मतलब है स्पिन में कोई चेंज का नहीं आना। देखिए ये ग्राउंड स्टेट है, स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जब एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा है इलेक्ट्रॉन तो भी वो स्पिन पेयर्ड की हालत में ही एक दूसरे के साथ संबंधित है। यानी जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, ये इलेक्ट्रॉन अपर स्टेट में गया तो उसके स्पिन में कोई चेंज नहीं आया। इस तरह का जो ट्रांजिशन होता है वो अलाउड ट्रांजिशन कहलाता है। लेकिन अगर स्पिन में चेंज आ जाता है वो फॉरबिडन ट्रांजिशन के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा रूल जो है वो ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल के नाम से कहा जाता है, और इसमें जो HOMO और LUMO दोनों का जो सिमेट्री है वो सेम होना चाहिए। उसके इसके अनुसार पाई से पाई एस्टेरिस्क, सिग्मा से सिग्मा एस्टेरिस्क ट्रांजिशन अलाउड है, लेकिन नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एस्टेरिस्क और नॉन बॉन्डिंग से पाई एस्टेरिस्क, या पाई से नॉन एंटी बॉन्डिंग में वहां ट्रांजिशन नहीं हो सकता। तीसरा रूल जो है वो है डेल्टा H इज इक्वल टू एच न्यू, जो कि डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू, सॉरी, डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू, जो कि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। यानी ऊर्जा का अंतर जो है वो फोटोन की एनर्जी के बराबर होना चाहिए। यानी जो अपर लेवल और लोअर लेवल के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो जो फोटोन की जो एनर्जी है, लाइट रे की जो एनर्जी है, उसके बराबर होना चाहिए, तभी एब्जॉर्प्शन होगा। जो लास्ट रूल है वो है डेल्टा म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यानी डायपोल मोमेंट में अगर चेंज आए तो ट्रांजिशन होगा, डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं आए तो ट्रांजिशन नहीं होगा। इसे कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक चार्ज डिस्प्लेसमेंट रूल। तो सिलेक्शन रूल जो है कई बार उनको तोड़ा भी जाता है, रिलैक्स किया जाता है, और फॉरबिडन ट्रांजिशंस भी हमें देखने को मिलते हैं। कब मिलते हैं वो देख लेते हैं हम।
स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, स्पिन ऑर्बिटल युग्मन जब होता है तब सिलेक्शन रूल का पालन नहीं होता है। उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के बीच में युग्मन होता है तब भी फॉरबिडन ट्रांजिशंस पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 तरह के इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हमें बताए गए हैं, प्रदर्शित किए गए हैं यहाँ, जिसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा और पाई है, एंटी बॉन्डिंग पाई और सिग्मा है, और नॉन बॉन्डिंग यहाँ पर एन के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। हम देख सकते हैं कि सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो ट्रांजिशन है उसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट है, और ये उसकी हाईएस्ट एनर्जी यहाँ पर दिखाई गई है, और ये लैम्डा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और सबसे कम एनर्जी जो है वो एन से पाई एस्टेरिस्क ट्रांजिशन के लिए होता है, और आप देख सकते हैं कि एनर्जी सबसे कम है लेकिन लैम्डा का मान सबसे ज्यादा है। इन्हीं ट्रांजिशंस के बारे में एक-एक करके पढ़ते हैं। सिग्मा से सिग्मा एस्टेरिस्क ट्रांजिशन जो है उसमें HOMO हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वह सिग्मा है, और अनऑक्यूपाइड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। ये सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन है, और इसकी हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन है, और इसका जो लैम्डा का रेंज है वो 180 से लेकर 400 नैनोमीटर तक होता है। चूंकि ऑक्सीजन 200 के नीचे नैनोमीटर के नीचे लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए जब हमें इस ट्रांजिशन को स्टडी करना होता है तब हम वैक्यूम यूवी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और इस वैक्यूम में ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए उसके संकेत या उसके एब्जॉर्प्शन यौगिक के कंपाउंड के एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर नहीं करते, उसके सिग्नल इंटरफेयर नहीं करते। यह जो सिग्मा से सिग्मा एस्टेरिस्क ट्रांजिशन है, ये यौगिकों के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनकी पहचान के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये ट्रांजिशन जैसा कि आप समझ ही सक रहे होंगे सिग्मा बॉन्ड वाले यानी संतृप्त यौगिक, सैचुरेटेड यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सेकंड नंबर का ट्रांजिशन जो हमें मालूम होना चाहिए दैट इज नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एस्टेरिस्क ट्रांजिशन। ये वो सैचुरेटेड या संतृप्त यौगिक दिखाते हैं इस ट्रांजिशन को जिनमें एक हेटेरो एटम होता है, जिस हेटेरो एटम पे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जैसा कि ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन इत्यादि। और ये जो है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ट्रांजिशन में इन्वॉल्व हो जाता है। ये एक फॉरबिडन ट्रांजिशन है, इसलिए इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम है, और इसकी ई मैक्स की वैल्यू जो है 100 से कम आती है। संतृप्त अल्कोहल, सैचुरेटेड हैलाइड्स, ईथर, एमीन इत्यादि इस ट्रांजिशन को प्रदर्शित करते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेटेरोएटम की बढ़ती है, वैसे वैसे जो एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन के लिए वो भी एनर्जी का मान भी बढ़ता रहता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने के साथ सिग्मा ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और सिग्मा एस्टेरिस्क का जो एनर्जी लेवल है वो हाई हो जाता है, इसलिए एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ये जो एनर्जी इस ट्रांजिशन के लिए चाहिए होती है वो तब घट जाती है जब हेटेरोएटम का साइज बढ़ जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें हेटेरोएटम है और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बनता है, तो ऐसे में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बनता है तो लैम्डा मैक्स का मान कम हो जाता है। तो ये कुछ गुण है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉइंट्स है एन से लेके सिग्मा एस्टेरिस्क ट्रांजिशन के लिए। तीसरे नंबर का ट्रांजिशन जो है हमारी स्क्रीन पे पाई से पाई एस्टेरिस्क ट्रांजिशन के बारे में हम अब जानना चाहेंगे। देखिए, ये असंतृप्त यौगिकों के द्वारा जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, या एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है वो भी इस ट्रांजिशन को प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वो सिग्मा से सिग्मा एस्टेरिस्क ट्रांजिशन की तुलना में कम एनर्जी की जरूरत इसमें होती है। ये अलाउड ट्रांजिशन है क्योंकि पाई से पाई एस्टेरिस्क ट्रांजिशन है, और इसीलिए इसकी इंटेंसिटी भी काफी हाई होती है। इसकी जो प्रायिकता या इसके होने की जो प्रोबेबिलिटी या संभावना वो भी ज्यादा होती है। एल्कीन्स, एल्काइंस, एजो, नाइट्राइल्स, कार्बोनिल इत्यादि जो है वो इस ट्रांजिशन को प्रदर्शित करते हैं। इस ट्रांजिशन में तरह-तरह के जो सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापित का क्या प्रभाव होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या प्रभाव होगा, या फिर
स्टीरियोकेमिस्ट्री या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का क्या प्रभाव होगा, वो हम वुडवर्ड फाइजर रूल के नियम के द्वारा प्रिडिक्ट कर सकते हैं या पता कर सकते हैं। चौथा ट्रांजिशन जो हमारी स्क्रीन पे हम देख रहे हैं वो है एन से पाई एस्टेरिस्क ट्रांजिशन। ये सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन है, इसीलिए इसकी इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता कम होती है। और ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और हेट्रो एटम यानी नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन इत्यादि, उनके बीच में जो जहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे यौगिक एन से लेकर पाई एस्टेरिस्क ट्रांजिशन को प्रदर्शित करते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो एब्जॉर्प्शन के इंटेंसिटी को प्रभावित करते हैं। देखिए ई मैक्स का जो फॉर्मूला है वो आप इस रिलेशन को देख लें, तो ई मैक्स जो है वो पी के द्वारा और ए के द्वारा प्रभावित होता है। पी क्या है? पी है प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता, किसी भी संक्रमण के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी को पी से दर्शाया गया है। जितनी अधिक प्रोबेबिलिटी होगी, ईमैक्स की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ए है क्रोमोफोर का एरिया, यानी जो क्रोमोफोर जो ग्रुप लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उस वो जितने साइज में बड़ा होगा उतना ही इंटेंसिटी या ईमैक्स की या एब्जॉर्बिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी। आमतौर पे हमें मालूम है कि जो फॉरबिडन ट्रांजिशन है, सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन नहीं है, उनकी ईमैक्स की वैल्यू जो है 1000 से कम होती है। और जो अलाउड ट्रांजिशन है, आमतौर पर उनकी वैल्यू जो है 10,000 से ज्यादा होती है ईमैक्स की वैल्यू। अब जान लेते हैं कि यूवी बैंड्स कितने प्रकार के होते हैं, किन-किन प्रकार के होते हैं। पहला बैंड देखिए, पहला बैंड क्या जो है हमारी स्क्रीन पे, दैट इज़ के बैंड। के जो है जर्मन शब्द कॉन्जुगेट से आया हुआ है और ये पाई से पाई एस्टेरिस्क ट्रांजिशन जो कंपाउंड दिखाते हैं, पाई से पाई एस्टेरिस्क ट्रांजिशन को के बैंड के नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि डाइन, पॉलीइन, इनोन इत्यादि ये के बैंड प्रदर्शित करते हैं। के बैंड की जो इंटेंसिटी होती है वो काफी हाई होती है और ईमैक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं 10 टू द पावर 4 की रेंज में आता है। लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है 200 नैनोमीटर से ज्यादा होती है। सेकेंड टाइप ऑफ बैंड जो है दैट इज आर बैंड। आर बैंड, आर यानी रेडिकल अर्टिक, ये भी जो है जर्मन शब्द से आया हुआ है और यह एन से लेकर पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन को प्रदर्शित करता है। ये एक फॉरबिडन बैंड है और ये जो आर बैंड है वो कार्बोनिल यौगिकों का अभिलाक्षणिक या कैरेक्टरिस्टिक बैंड है। इसके ईमैक्स की वैल्यू कम होती है, यानी लेस देन 100 ईमैक्स की वैल्यू इसमें होती है। तीसरे तरह का बैंड जो है वो है बी बैंड। बी बैंड जो है वो पाई से पाई एस्टेरिस्क ट्रांजिशन वाले यौगिकों के द्वारा दिखाया जाता है, जैसे कि एरोमेटिक, हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है वो इसको प्रदर्शित करते हैं। और के बैंड की तुलना में बी बैंड का लैम्डा का वैल्यू ज्यादा होता है। लास्ट जो टाइप है दैट इज ई बैंड। ये एरोमेटिक जो सिस्टम है उसके सी डबल बॉन्ड सी इथिलीनिक बॉन्ड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, E1 और E2। E1 जो है वो लोअर वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ कम है और इंटेंसिटी हाई है, उसे E1 कहा जाता है और दूसरे वाले बैंड को E2 कहा जाता है। ये कुछ बैंड्स हमने जाने। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को प्रभावित करने वाले कारक 4 हैं। देखिए जो ई मैक्स को या फिर एब्जॉर्प्टिविटी को और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को प्रभावित करते हैं कारक, ये जो यूवी बैंड होता है, यूवी जो पीक होती है, उस सिग्नल को वो अपनी जगह से ये कारक विस्थापित कर देते हैं, जिससे कि हमें बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक जो शिफ्ट है बैंड में वो नजर आते हैं। उसके बारे में हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अब हम जान लेते हैं वो कौन से कारक हैं जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है अफेक्टेड होते हैं। तो इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, स्टेरिक हिंडरेंस, सॉल्वेंट और पीएच, ये जो कारक हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को प्रभावित करते हैं। हमारे स्क्रीन पे एक एग्जांपल है आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच एन और आर। यहाँ पर जो सी एच डबल बॉन्ड सी एच, उसकी संख्या अगर कम है, यानी जैसे मान लीजिए 3 है, तो ये वाले हरा पीक जो है वो हमें प्राप्त होता है। इसके बाद आप देखिए कि
जो n इज इक्वल टू 4 है, यानी कॉन्जुगेशन थोड़ा सा और बढ़ गया, तो ये वाला पीक हमें प्राप्त होता है। और n इज इक्वल टू 5 में और भी ज्यादा कॉन्जुगेशन हो गया तो ये पीक हमको प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे संयुग्मित द्विबंध की श्रृंखला बढ़ रही है, वैसे वैसे पीक हाइट भी बढ़ रही है, यानी इंटेंसिटी का मान भी या एब्जॉर्प्टिविटी का मान, एप्सिलॉन का मान जो है वो बढ़ रहा है, और साथ ही साथ लैम्डा का मान भी, लैम्डा मैक्स का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन प्रभावित होता है। उसका मतलब है जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ा, वैसे वैसे उस ट्रांजिशन के लिए, उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए ऊर्जा कम से कम जरूरत होती है। ये अगर नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, पाई सिस्टम है, उसके लिए अगर इतनी ऊर्जा की जरूरत है, तो अगर कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड है, उसके लिए उससे कम ऊर्जा की जरूरत होती है। जितनी कम ऊर्जा की जरूरत होती है, लैम्डा का वैल्यू उतना ही हाई होगा। यहाँ आप देख सकते हैं इथिलीन है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि 1,3 ब्यूटाडाइन है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ केवल दो ऑर्बिटल्स है, पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि हम पाई बॉन्ड के ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं, इसलिए दो जो है इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स यहाँ दिखाए गए हैं। जब चार एटम्स होते हैं, 1,3 ब्यूटाडाइन में, हर एक एटम का, कार्बन एटम का अपना पी ऑर्बिटल होता है, तो हमें 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं, और ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर ये 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं। तो साई 1 साई 2 जो है ये भरे हुए होते हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स वो भर दिया हमने, फिल कर दिया, तो ये HMO हो गया, ये LUMO हो गया। अब इसकी तुलना में इसके बीच का अंतर कम है, यानी संयुग्मन जैसे ही बढ़ गया, वैसे ही जो HOMO और LUMO के बीच की ऊर्जा कम हो गई, और एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी कम हो जाती है संयुग्मन के बढ़ते ही। इस चीज को हम इस डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। देखिए, ये संयुग्मित द्विबंध जो है धीरे धीरे हमने बढ़ा दिए, और जो एनर्जी लेवल्स हैं, वो उसमें हम देख सकते हैं कि HOMO और LUMO, ये HOMO, ये LUMO, ये HOMO और ये LUMO, तो जैसे जैसे संयुग्मन बढ़ रहा है, HOMO और LUMO के बीच की ऊर्जा का अंतर घटता चला जाता है। तो इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन में हम ये लिख सकते हैं कि संयुग्मन के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, पाई से पाई एस्टेरिस्क की ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट है वो घटती चली जाती है, लैम्डा का वैल्यू बढ़ता जाता है। इनोन में भी कॉन्जुगेशन है। इनोन में सी डबल बॉन्ड ओ जो है सी डबल बॉन्ड सी के साथ संयुग्मित है, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे सिस्टम में ऊपर और नीचे इस तरह से फैले हुए होते हैं मीजोमेरिज्म के द्वारा। इस तरह से ऊर्जा कम हो जाती है, किसकी तुलना में? सी डबल बॉन्ड सी अगर अकेला पड़ा हुआ हो, और सी डबल बॉन्ड ओ भी अगर अकेला पड़ा हुआ हो, उसकी तुलना में ये जो संयुग्मित सिस्टम है, उसकी एनर्जी कम होती है, और इसमें जो पाई से पाई एस्टेरिस्क और एन से पाई एस्टेरिस्क की ट्रांजिशन की जो एनर्जी होगी वो कम होगी इनोन के अंदर, इन कंपैरिजन टू, किसकी तुलना में? कार्बोनिल अकेला पड़ा हुआ और सी डबल बॉन्ड से अकेला पड़ा हुआ, उनके कंपैरिजन में ये दोनों ट्रांजिशंस की एनर्जी कम होगी, क्योंकि दोनों के मिल जाने पर स्टेबलाइजेशन होता है, दोनों के संयुग्मित हो जाने पर स्टेबलाइजेशन होता है, जो कि हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये देखिए, ये सी डबल बॉन्ड सी की जो ऊर्जा है, ये पाई से लेकर पाई एस्टेरिस्क में अगर 175 नैनोमीटर जो है वेवलेंथ की जरूरत है, यहाँ पर भी सेम टू सेम सी डबल बॉन्ड ओ के लिए है। तो ये दोनों अगर मिल जाते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं HOMO ये हो गया, क्योंकि इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों स्टेबल मिलते हैं, तो ये स्टेबलाइजेशन हो गया, और इसका भी यहाँ जो पाई है उसका भी स्टेबलाइजेशन हो गया। ये देखिए, इसका भी स्टेबलाइजेशन, ये जो है वो भी यहाँ पर स्टेबल होके नीचे और ऊपर ये दोनों मिक्स होकर बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस ऊर्जा की जो जरूरत थी, यहाँ पर आप देखें कि ये जो एनर्जी पाई से पाई एस्टेरिस्क के की जो एनर्जी थी 175 nm, यहाँ पर भी 175 nm वेवलेंथ की जरूरत होती है।
ट्रांजिशन के लिए, लेकिन जब इनोन है उसके पाई से पाई एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन के लिए जो वेवलेंथ की जरूरत है वो है 230 नैनोमीटर, यानी ऊर्जा की या एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर कम हो गई। ठीक उसी तरह से आप देख सकते हैं कि इन दोनों के मिलने पर, कार्बोनिल और इथिलीन के मिलने पर जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप बनता है, उसमें एन से लेकर पाई एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन का जो एनर्जी है उसका रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है और लैम्डा की वैल्यू जो है यहाँ पर बढ़ जाती है। यहाँ पर 280 थी, यहाँ पर 320 नैनोमीटर है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो संयुग्मन का जैसे ही विस्तार होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और लैम्डा की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज़ करते हुए जो सब्जेक्ट मैटर है उसको नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ स्टेरिक एंडोरेंस की बात करते हैं चलिए। जो इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशंस है उसमें स्टेरिक एंडोरेंस का प्रभाव तब होता है कि जब स्टेरिक एंडोरेंस की वजह से रेजोनेंस या इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन जो है वो डिलोकलाइजेशन की प्रक्रिया प्रभावित हो तब। आप देख सकते हैं कि यहाँ बाइफेनाइल है और इसका जो लैम्डा मैक्स है 250 नैनोमीटर पे आता है और एप्सिलॉन इसका देखिए 19,000 है। लेकिन ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर समतलीय या प्लैनर स्ट्रक्चर है ये और इलेक्ट्रॉन्स जो है इस रिंग से लेकर इस रिंग तक पूरे में फैले हुए होते हैं। आराम से ट्रांजिशन क्या कहते हैं, आराम से जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है इसके अंदर हो सकता है क्योंकि ये प्लैनर संरचना है। लेकिन अगर ऑर्थो पोजीशन पे अगर CH3 ग्रुप लगा दिया तो इसका जो यहाँ पर हाइड्रोजन है ऑर्थो पोजीशन, उसके साथ इसकी टकराहट होती है और जिसकी वजह से इसकी प्लैनरिटी खत्म हो जाती है। यह समतलीय नहीं रह जाता, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है ये वाला रिंग, ताकि जगह मिल सके और यहाँ से टकराहट ना हो सके, त्रिविम बाधा ना हो। जैसे ही वो नॉन प्लैनर हो जाता है तो इसमें जो रेजोनेंस आसानी से हो रहा था वो अब नहीं होता है। रेजोनेंस के कम होने से स्टेबलाइजेशन कम हो जाएगा, यानी अधिक एनर्जी की जरूरत होगी। रेजोनेंस टूट रहा है, पूरे जो रिंग दोनों में इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए ऐसे में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी और लैम्ब्डा का मान घट जाएगा। तो 250 जो बाइफेनाइल के लिए था, उसकी जगह 2 मिथाइल बाइफेनाइल के लिए 237 नैनोमीटर हो गया और आप देख सकते हैं जो इंटेंसिटी या एब्जॉर्प्शन उसका मान भी कम हो जाता है। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, आमतौर पर जो हम सॉल्वेंट्स लेते हैं वो ये सॉल्वेंट्स हैं जो कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन आमतौर पर वो नहीं करते। यदि यौगिक जो है कंपाउंड जो है वो पोलर है तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी के साथ उसमें एब्जॉर्प्शन की एनर्जी और इंटेंसिटी में तीव्रता में और लैम्डा में फर्क आता है। यदि कंपाउंड जो है नॉन पोलर है तो पोलैरिटी सॉल्वेंट की कैसे भी आप चेंज कर दीजिए उसमें कोई फर्क नहीं आता है। आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। सबसे पहली जो बात आपको इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि नॉन बॉन्डिंग की पोलैरिटी सबसे ज्यादा, उससे कम पोलैरिटी है पाई एंटी बॉन्डिंग की और सबसे कम पोलैरिटी है पाई बॉन्ड्स की। इसमें आप देखें कि अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो जो सबसे पोलर स्टेट है नॉन बॉन्डिंग उसको ज्यादा वो स्टेबल करेगा। ये ट्रांजिशन देख लेते हैं हम नॉन बॉन्डिंग से लेके पाई एंटी बॉन्डिंग की ट्रांजिशन, और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है उस तब अगर स्थिति ऐसी है तो पोलर सॉल्वेंट में क्योंकि ये अधिक पोलर है तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और ट्रांजिशन की जो एनर्जी है ये आप देख सकते हैं वो बढ़ जाएगी या लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, ट्रांजिशन पाई से पाई एस्टेरिस्क वाला ट्रांजिशन हम देख रहे हैं ये, और आप जानते हैं कि इसमें जो पाई एस्टेरिस्क है वो ज्यादा पोलर है। तो पोलर सॉल्वेंट में ये जो इसका स्थायित्व है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी। तो इसकी वजह से जो ये ट्रांजिशन है इस ट्रांजिशन की जो वैल्यू है पाई से पाई एस्टेरिस्क ट्रांजिशन की वैल्यू वो घट जाएगी या लैम्डा मैक्स की वैल्यू हाई हो जाएगी। तो इस तरह से पोलर सॉल्वेंट्स जो है वो एन से पाई एस्टेरिस्क और पाई से पाई एस्टेरिस्क वाले ट्रांजिशन को प्रभावित करते हैं। जिस तरह से एन से पाई एस्टेरिस्क का ट्रांजिशन प्रभावित होता है ठीक उसी तरह से पाई से पाई एन से
सिग्मा एस्टेरिस्क ट्रांजिशन भी उसी प्रकार से प्रभावित होता है। नेक्स्ट हम इफेक्ट देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। देखिए ये है लो टेम्परेचर, ये है हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में पीक्स जो है वो शार्प हो जाते हैं, यहाँ सारे पीक्स मिले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू में कुछ ज्यादा अंतर नहीं आता है, ई मैक्स की वैल्यू में ज्यादा अंतर नहीं आता है, सिर्फ पीक्स जो है वो ज्यादा शार्प हो जाते हैं आमतौर पर। इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करें तो यदि जो कंपाउंड हमारा है वो एसिडिक या बेसिक है तो पीएच के चेंज करने पर उसके यूवी स्पेक्ट्रम में अंतर आ जाता है। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल आप देखें, अलग अलग पीएच है, ये है पीएच 10.8 के आसपास है, ये जो है ये 2.3 है। आप देखें कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी चेंज हो गई, यहाँ से ये लैम्डा मैक्स इसके 430 या 40 के आसपास आ रहा है, जबकि यहाँ पर लैम्डा मैक्स जो है वो 600 के आसपास आ रहा है। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी चेंज हो गई है और एब्जॉर्बेंस या एब्जॉर्प्टिविटी या एप्सिलॉन की वैल्यू भी चेंज हो जाती है यदि हमारा यौगिक एसिडिक या बेसिक है और हमने उसके पीएच को चेंज कर दिया है। आज की इन्फॉर्मेशंस मुझे उम्मीद है कि आपको यूजफुल लगी होंगी और इम्पोर्टेंट लगी होंगी। इसमें से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से भी और जो रेगुलर अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं। हम इसके बाद आपके लिए ला रहे हैं यूवी पार्ट 3, जिसमें हम क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम और हम जानेंगे वुडवर्ड फाइजर रूल के बारे में, हम जानेंगे बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट्स के बारे में। So thank you for being with me. Keep studying.